Hello guys, welcome to our fifth part that is renal vascular disorder. तो ये हमारी पैथोलॉजी सीरीज़ के अंदर फिफ्थ लेक्चर होने वाला है जो कि इस टॉपिक में हम कवर करेंगे रीनल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें पता होना चाहिए रीनल वैस्कुलर डिजीज़ की जब हम बात करें तो रीनल वैस्कुलर डिजीज़ क्या होती है और ये क्या करती है. तो जैसे नाम के अंदर ये पता लग रहा है, रीनल जो किडनी है और जो वैस्कुलर उसकी जो सप्लाई होगी वैस्कुलर में आर्टरीज और वेन्स होगी उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगा, कोई डिसऑर्डर होगा. और इसके कारण क्या होता है, तो रीनल वैस्कुलर डिजीज़ क्या करती है एक्चुअल में, ये करती है अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द किडनी. तो जो सप्लाईज ब्लड की हमारे पास किडनी के अंदर आती है बाय आर्टरी और आउट ऑफ द किडनी जाती है थ्रू वेन, इनके अंदर इनको कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है तो वो फिर रीनल वैस्कुलर डिजीज़ की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं. इट मे कॉज किडनी डैमेज, किडनी फेलियर एंड हाई ब्लड प्रेशर. और इसके कारण होता है क्या आमतौर पे पेशेंट्स के अंदर, इसके कारण पेशेंट्स के अंदर किडनी डैमेज देखने को मिलता है, किडनी फेलियर और हाई ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर. तो अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में हमारा मेन क्या टॉपिक रहेगा. तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्राइमरी डिसऑर्डर्स ऑफ रीनल माइक्रोवेसल्स. जो भी हमारी किडनी की जो माइक्रोवेसल्स हैं या जो भी रीनल आर्टरीज वेन्स के रिगार्डिंग में जो भी डिसऑर्डर्स होंगे वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. और मतलब मोस्टली जितने भी रीनल माइक्रोवेस्कुलर के अंदर जितने भी मतलब डैमेजेस होते हैं वो आमतौर पे थ्रोम्बोसिस और स्टेनोसिस के कारण ही होते हैं. तो मेनली तो इस लेक्चर के अंदर हम थ्रोम्बोसिस और स्टेनोसिस के बारे में जानने वाले हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट ऑक्यूलेशन ऑफ अ रीनल आर्टरी. एक्यूट ऑक्यूलेशन क्या होता है, मतलब किसी एकदम एक्यूट कोई रीज़न के कारण किडनी की जो रीनल आर्टरी है उसके अंदर कोई दबाव आ गया है कुछ कारण से, मतलब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही. तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, इसका कॉजेज़ हो सकता है थ्रोम्बोसिस या फिर एम्बोलिज्म. थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म क्या होता है, ब्लॉकेज कैन अकर ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग. अगर कहीं वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो उसको थ्रोम्बोसिस बोलेंगे. और व्हेन क्लॉट्स ब्रेक लूज एंड ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम वो क्या करते हैं, एम्बोलिज्म कॉज कर देते हैं. जैसे कि हमने डायलिसिस के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन पड़ा है एयर एम्बोलिज्म, जिसमें क्या होता है कि अगर एयर ब्लड के अंदर ट्रैवल करने लग जाता है और फिर कहीं पे जाके स्टक कर जाता है तो वो एम्बोलिज्म होता है एयर की वजह से. यहाँ सेम है कि जो हमारा ब्लड होता है जब वो क्लॉट हो जाता है तो अगर तो उसी प्लेस पे रुका रहेगा, लोकलाइज रहेगा तो वो थ्रोम्बोसिस हो जाता है. और अगर वो क्लॉट ट्रैवल करके कहीं पे जाके फंस जाता है या कहीं पे जाके ब्लॉकेज कॉज कर रहा है तो फिर वो एम्बोलिज्म हो जाता है. सेकंड इसके अंदर आ जाता है वल्वुलर डिजीज़, एंडोकार्डाइटिस, मूरल थ्रोम्बाई और आर्टेरियल अर्थीमियास. ये अंडरलाइंग हार्ट कंडीशंस होती हैं जो ब्लॉकेज के अंदर काम करती हैं. ये सारे एक्यूट रीजंस हैं जो मतलब रीनल आर्टरी को इफेक्ट करते हैं. फिर आता है इंट्राऑपरेटिव ऑक्यूलेशंस. कई बार क्या होता है कि सर्जरी के दौरान ही मतलब ब्लॉकेज वगैरह प्रोसीजर के दौरान हो जाता है, सच एज एंडोवेस्कुलर रिपेयर. अगर कोई पेशेंट अपना करवाने आया और सर्जन कर रहा है तो बाय सर्जिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द सर्जरी प्रोसीजर एब्डोमेन मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है ऑक्यूलेशंस पैदा हो जाते हैं, ब्लॉकेज वगैरह रीनल आर्टरी के अंदर देखने को मिलती है. तो ये सारे रीजंस है एक्यूट एक्यूलेशन ऑफ रीनल आर्टरी के. थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, वल्वुलर डिजीज़, एंडोकार्डाइटिस, मूरल थ्रोम्बाई, इंट्राऑपरेटिव ऑक्यूलेशन भी हो सकते हैं. इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो हमारी रीनल आर्टरी है और ये इसकी माइक्रोवेसल्स है और इनके अंदर ऑक्यूलेशन कहीं ना कहीं इन रीजंस के कारण हमें देखने को मिलता है. इसके बाद फिर है हमारे पास रीनल आर्टरी स्टेनोसिस. रीनल आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस होता है नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. यहाँ पे आप बड़े आराम से देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल रीनल आर्टरी है, एकदम प्रॉपर वे है इसका. पर जो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है यहाँ बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो चुकी है. नैरोइंग के कारण क्या होगा कि फिर मतलब जो ब्लड फ्लो होगा वो प्रॉपरली किडनी के अंदर जाएगा नहीं. और अगर ब्लड फ्लो प्रॉपरली किडनी के अंदर जाएगा नहीं तो जो किडनी के एंडोथेलियल सेल्स हैं जैसे हमने पढ़े थे पहले उनके अंदर डैमेज हमें देखने को मिलेगा. तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती क्यों है, RAS होता क्या एक्चुअल में, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता क्या, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी. तो ये नैरोइंग हो जाता है आर्टरीज जो सप्लाई करते हैं ब्लड किडनीज को. RAS may lead to kidney failure and high blood pressure.
बोथ ऑफ विच कैन हैव सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस। आरएस के कारण क्या होता है, आमतौर पे किडनी फेलियर देखने को मिलता है या हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जो कि दोनों ही बहुत सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस का एक मतलब उदाहरण होता है। फिर आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, बीइंग ओवरवेट एंड हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़ आर आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर आरएस। क्या क्या रीजंस रहते हैं आरएस के? तो हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी पेशेंट के अंदर है, डायबिटिक पेशेंट है अगर, या फिर ओवरवेट है, ओबीज है पेशेंट, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो ये सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हमें देखने को मिलता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की आगे बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर दैट डज नॉट गेट बेटर विद 3 और मोर मेडिसिन। इसकी पहचान कैसे होती है? तो 3 से 4 मेडिसिन भी अगर हम पेशेंट्स को दे रहे हैं, निकार्डिया वगैरह, तो उनके बावजूद भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा। इंक्रीज यूरिया, जो यूरिया का वैल्यू होता है बॉडी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय द किडनीज इन द ब्लड। फिर आता है अनएक्सप्लेन्ड किडनी फेलियर, मतलब पता ही नहीं लग रहा है, रीनल फंक्शंस हमारे ड्रॉप करते जा रहे हैं और मतलब उसका कोई रीज़न नहीं, कोई एग्जैक्ट मतलब हमें आइडिया नहीं लग रहा क्यों हो रहा है। तो अनएक्सप्लेन्ड किडनी फेलियर, sudden kidney failure when first taking an angiotensin converting enzyme ACE inhibitor for blood pressure or a heart treatment। क्या होता है, एकदम से किडनी फेल कर जाती है जब हमने कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लिया, जैसे एज इनहिबिटर। तो अब ये नीचे हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये हमारी हेल्दी कैपिलरी है और यहाँ पे क्या है, डैमेज हो चुकी है कैपिलरी हमारी, और यहाँ पे धीरे धीरे मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स की रीमॉडलिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें स्टेनोसिस देखने को मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है और फिर आगे ब्लड फ्लो हमारा एकदम से डिसरप्ट कर जाता है। रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस क्या है? अभी हमने रीनल आर्टरी स्टेनोसिस पढ़ा था, ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। तो रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इन द रीनल आर्टरी। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा रीनल आर्टरी के अंदर, जिसके कारण क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ब्लड फ्लो किडनी को प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं। की कॉजेज क्या होते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्लॉक एक्यूमुलेशन इन द आर्टरीज। ये आप अगर बैकग्राउंड में देख सकते हैं फोटो, तो यहाँ ये जो हमारे पास फोटो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस की ही है, प्लाक फॉर्मेशन हो चुका है रीनल आर्टरी के अंदर, जिसके कारण क्या है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा। माइग्रेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स स्पेशली द हार्ट कैन ऑब्स्ट्रक्ट रीनल आर्टरीज। अगर बॉडी में कहीं और पार्ट पे कोई कारण से ब्लॉकेज था, बाद में जो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन था वो ट्रैवल करके रीनल जो आर्टरीज हैं, जो रीनल कैपिलरीज वगैरह हैं, उनके अंदर जाके वो ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है। तो ये भी रीज़न होता है रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस का। या फिर ट्रॉमा टू द रीनल आर्टरी कैन ट्रिगर द क्लॉट फॉर्मेशन। कोई मैकेनिकल ट्रॉमा अगर रीनल आर्टरीज के ऊपर आता है तो फिर उसके कारण भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सर्टन ब्लड डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग क्लॉटिंग मैकेनिज्म में कंट्रीब्यूट टू थ्रोम्बस डेवलपमेंट। कई बार होता है कि जो ब्लड में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हमें कुछ होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो ब्लड हमारा जो होता है वो प्रॉपरली हमारे जो एक्टिवेटिंग एजेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड ही अंदर ही बॉडी के अंदर ही इन विवो ही क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन को बूस्ट मिलता है। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं, ये हमने किडनी का फोटो लिया हुआ है और यहाँ पे जो ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पे हम थ्रोम्बस देख सकते हैं, ये वाइट सा थ्रोम्बस पार्ट है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसके? कॉन्सिक्वेंस इंक्लूड्स रिड्यूस ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाइंग टू रीनल टिश्यूज़। थ्रोम्बस के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपरली जाएगा नहीं एक्चुअल में सप्लाई नहीं होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई भी रीनल टिश्यूज़ की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। पोटेंशियल आउटकम्स इनकम्पास किडनी डैमेज और फेलियर। प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन इज क्रूशियल फॉर डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस। उसके बाद ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व एंटीकोगुलेंट्स मेडिकेशन लाइक मतलब ट्रीटमेंट में हमें एंटीकोगुलेंट मेडिकेशंस पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करना रहता है। थ्रोम्बेक्टमी करना पड़ेगा अगर थ्रोम्बस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा, या फिर एंजियोप्लास्टी टू रिस्टोर नॉर्मल ब्लड फ्लो। एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, थ्रोम्बस को रिमूव करना पड़ेगा, जिससे कि वापस से ब्लड फ्लो को हम इस्टेब्लिश कर पाएँ। कॉजेज़ क्या होते हैं इसके? सडन ऑनसेट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस के? सडन ऑनसेट ऑफ साइड पेन बिटवीन द रिब्स एंड द अपर बॉर्डर ऑफ द हिप बोन, जिसको फ्लैंक पेन भी बोलते हैं।
जिसके कारण क्या सॉफ्टनेस सा भी महसूस होता है, सॉफ्टनेस और मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। और ये जो हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन बता रही है रिब्स और अपर बॉर्डर ऑफ द हिप बोन, यहाँ पे जो फ्लैंक रीजन होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखा पेन देखने को मिलता है पेशेंट्स को। फीवर होता है इन केसेस में, ब्लड यूरिन के अंदर हेमेट्यूरिया देखने को मिलेगा, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहेगी, सडन डिक्रीज हो जाएगा एकदम से, किडनी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल डिक्लाइन कर जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अभी हमने 3 कैटेगरीज की बात कर ली। पहले हमने बात करी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, उसके बाद हमने बात करी रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। नाउ वी आर ऑन रीनल आर्टरी एनेरिज्म। ये हमारा 3rd कैटेगरी है रीनल आर्टरी से रिलेटेड। तो रीनल आर्टरी एनेरिज्म क्या होता है एक्चुअल में, ये पढ़ते हैं हम। रीनल आर्टरी एनेरिज्म रेफर्स टू द इनलार्जमेंट और बैलूनिंग ऑफ वन ऑफ द रीनल आर्टरीज। हमारी जो रीनल आर्टरी है उसमें वेस्कुलर रीमॉडलिंग होता है और यहाँ पे मतलब जो आर्टरी होती है वो कमज़ोर वीकन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है एक साइड से उसमें इनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे फिर जब ब्लड फ्लो जाएगा तो वो फिर एक बैलून का शेप ले लेता है। तो वही लिखा हुआ है रीनल आर्टरी एनेरिज्म रेफर्स टू इनलार्जमेंट और बैलूनिंग ऑफ द रीनल आर्टरीज विच आर ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। एनेरिज्म occurs when the arterial wall weakens causing it to bulge or widen। बस वही है कि जो आर्टरी की जो वॉल होती है वो वीकन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वो बल्ज आउट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इन फिगर्स के अंदर हमने दिखा रखा है कि जो हमारी वेन्स है वो बल्ज आउट हो रखी है, जो हमारी आर्टरीज है सॉरी वो बल्ज आउट हो रखी है, ये देख सकते हैं आप। फिर इनके सिम्टम्स क्या रहते हैं रीनल आर्टरी एनेरिज्म के, ये यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एनेरिज्म दिखा रखी है हमने, बैलूनिंग और बल्जिंग आउट ऑफ द रीनल आर्टरीज। अब इसके सिम्टम्स में क्या होते हैं तो सडन ऑनसेट ऑफ द साइड पेन बिटवीन द रिब्स एंड द अपर बॉडी पार्ट, फ्लैंक पेन इनमें देखने को मिलेगा, फीवर देखने को मिलेगा, यूरिन ब्लड के अंदर होगा, नोजिया वॉमिटिंग हमें देखने को मिलेगा, सडन डिक्रीज इन द किडनी फंक्शन और हाई ब्लड प्रेशर। तो इनके भी जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है थ्रोम्बोसिस के साथ। अब हम बात करेंगे रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की। तो अभी हमने इतने टाइम तक रीनल आर्टरी की बात करी, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी रीनल सिनोसिस की, रीनल आर्टरी सिनोसिस की, फिर हमने बात करी रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस की, देन हमने बात करी रीनल आर्टरी एनेरिज्म की। अब हम बात करेंगे रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की। तो रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको RVT भी बोलते हैं, इज़ अ कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म्स इन द वेन दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द किडनीज नोन एज रीनल वेन्स। कॉजेज क्या रहते हैं इसके, प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ट्रॉमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स, एक्सटेंसिव कंप्रेशन ऑफ द रीनल वेन, लिम्फ नोड्स, एरोटिक एनेरिज्म ट्यूमर्स वजह के कारण। इनके कारण क्या होता है कि कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन, बहुत ज़्यादा कंप्रेशन फील होता है रीनल वेन को, जिसके कारण भी वेन की थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं। इन्वेजन ऑफ द रीनल वेन बाय द रीनल सेल कार्सिनोमा, जो कैंसर सेल्स होते हैं अगर वो इन्वेड कर लें रीनल वेन को तो उस केस में भी थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ये एक्सियल व्यू देख सकते हैं आप, डिस्प्लेइंग लेफ्ट रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे थ्रोम्बोसिस देखने को मिल रही है हमें। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं तो स्लो ऑनसेट होता है इसका, मोस्ट ऑफन कॉज नो सिम्टम्स। स्लो ऑनसेट होता है, पता ही नहीं लगता क्या एक्चुअल में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। सडन ऑनसेट के केसेस में क्या होता है, ऑन गोइंग सीवियर फ्लैंक पेन विथ स्पाज्म एट टाइम्स। कई बार मतलब हमें फ्लैंक पेन फील होगा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्शन भी, स्पाज्म भी वगैरह फील होगा। सोरनेस ओवर द किडनी बिटवीन द रिब्स एंड द बैकबोन, वही फ्लैंक साइड हो गया। डिक्रीज किडनी फंक्शन गिर जाएंगे, हेमेट्यूरिया देखने को मिलेगा। अब हम आगे 3rd कैटेगरी पे, जिस पे हम बात करेंगे एथीरो एम्बोलिक रीनल डिजीज़। तो इसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन ही होगा। तो पहले बात करते हैं एथीरो एम्बोलिक रीनल डिजीज़ की डेफिनेशन की। तो AERD या एथीरो एम्बोलिक रीनल डिजीज़ क्या होती है, इज़ अ कंडीशन in which the cholesterol crystals dislodges from atherosclerotic plaques in a larger arteries and embolize leading to the blockage in the small arteries of the kidney। तो इन केसेस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं वो बिखर जाते हैं, डिसलॉज हो जाते हैं। कहाँ से, जहाँ पे एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन हो रखा था बड़ी आर्टरीज में से, और ये क्या होगा कि जो स्मॉलर आर्टरीज है वहाँ जाके बैठ जाएंगे, वहाँ जाके ये रुक जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होता है कि मतलब लॉन्ग टर्म में देखें तो
ब्लॉकेज शुरू हो जाता है उधर भी जाके, जो स्मॉलर आर्टरीज होते हैं हमारे। कॉजेज क्या रहते हैं, वही एथेरोस्क्लेरोसिस, अ क्रॉनिक कंडीशन वेयर फैटी डिपॉजिट्स एंड प्लाक बिल्डअप ऑन द इनर वॉल ऑफ द आर्टरीज। ये इनर वॉल ऑफ द आर्टरी, यहाँ प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसका, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स, ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड बिकम लॉज इन स्मॉलर आर्टरीज। तो ये इनका मैकेनिज्म रहता है जैसे ये फैलते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करेंगे तो इनकी जो टिप्स होती है, टो की टिप्स वगैरह, वहाँ पे ऐसे हमें ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये डाई कर जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है इनका। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं, ये इसके कारण ये एम्बोलिज्म होता है। इसके अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो स्किन लीजन्स और रेड और पर्पल स्किन ऑफ कलर ऑफ द स्किन, पर्पल या रेड सी फीलिंग देगा जो स्किन होगा हमारा। उसके बाद डिसकलर्ड एरियाज ऑफ द टोज एंड फीट, किडनी फेलियर, बेली पेन, डायरिया, कन्फ्यूज़न, वेट लॉस, फीवर, मसल एच, ये सब हमें देखने को मिलता है। अब पेशेंट्स के अंदर क्या रीजंस रहते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं रीनल वैस्कुलर डिजीज़ को। तो मेन कॉजेज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, इंजरी हो गया कोई मैकेनिकल, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेटरी और अदर अंडरलाइंग डिजीज़ हैं, सर्जिकली जैसे हमने एक्यूट ओक्यूलिजन में देखा था रीनल वेन के, रीनल आर्टरी के अंदर। फिर ट्यूमर हो गया, एनरिज्म हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, सर्टन मेडिसिन भी होते हैं कुछ, और बर्थ डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है, रीनल वैस्कुलर डिजीज़ पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन होता है रीनल वैस्कुलर डिजीज़ के, तो रिस्क फैक्टर्स फॉर रीनल वैस्कुलर डिजीज़ इंक्लूड ओल्ड एज, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। मेल्स के कंपैरेटिवली फीमेल्स में रीनल वैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा फैट्स अगर ले रहा है और उसमें कुछ एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्मेशन हो रही है किसी कारण से, तो वो ज़्यादा रिस्क पे रहेगा। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रिस्क में रहते हैं रीनल वैस्कुलर डिजीज़ के। स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बॉडी के अंदर हैं तो वो सारे पेशेंट्स आर ऑन हाई रिस्क फॉर द रीनल वैस्कुलर डिजीज़ टू बी एक्सपोज ऑफ। अब हाउ इज़ रीनल वैस्कुलर डिजीज़ डायग्नोस्ड, रीनल वैस्कुलर डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो क्या क्या मैकेनिज्म रहेंगे, क्या क्या मेथड है। तो आर्टीरियोग्राम, एंजियोग्राम, दिस इज़ एन एक्सरे इमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स यूज टू चेक एनेरिज्म, नैरोइंग ऑफ द ब्लॉकेज। तो आर्टीरियोग्राम कर सकते हैं हम, इसमें कॉन्ट्रास्ट डाई जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है। फ्लेक्सिबल ट्यूब्स प्लेस इन द आर्टरी, द डाई मेक्स द ब्लड वेसल विजिबली, जो भी हमने पीछे फिगर्स देखी थी वो आर्टीरियो एंजियोग्राम्स ही थे। फिर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसमें। दिस टेस्ट इज डन टू चेक ब्लड फ्लो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रीनल वेन एंड द आर्टरीज। द टर्म डुप्लेक्स refers to the fact that two modes of ultrasound are used. First takes an image of the renal artery being studied. The second mode checks the blood flow. तो फर्स्ट के अंदर हम रीनल आर्टरी की फ़ोटो लेते हैं और सेकंड में हम उसका ब्लड फ्लो चेक करते हैं। ये हमारा डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है। इसके अलावा फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, MRA, ये भी कर सकते हैं। द टेस्ट यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI टेक्नोलॉजी एंड इंटरवेनस IV कंट्रास्ट डाई टू सी ब्लड वेसल्स। तो इसमें IV कंट्रास्ट डाई डाल के फिर हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो टेस्ट होता है वो करते हैं। देन वी हैव रीनोग्राफी, दिस टेस्ट इज़ यूज टू चेक द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। इसके थ्रू हमें पता लग जाता है क्या स्ट्रक्चर, क्या फंक्शंस हमारा किडनी परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडियोलॉजी procedure. This means a tiny amount of radioactive substance is used during the test to help to view the kidney. अब जो इसमें थोड़ा सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो यूज़ किया जाता है, जिसके कारण फिर हम किडनी के अंदर जब वो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो इल्यूमिनेंस फ्लोरेसेंस कॉज करता है, जिसके कारण फिर हम डिटेक्ट कर पाते हैं अगर कोई वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर कोई अगर दिक्कत होती है तो। रीनल वैस्कुलर डिजीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी पेशेंट्स को, तो हार्ट डिजीज़ आएगा उनके अंदर, अगर स्ट्रोक आएगा, हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर, डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल्स और लॉस ऑफ विज़न उसका गिर जाएगा, ब्लड वेसल्स को डैमेज होगा, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट डिजीज़ जितनी भी होगी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ वो देखने को मिलेगी, और स्ट्रोक भी इन फ्यूचर हो सकता है उन केसेस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
इसके अंदर हमने रीनल वैस्कुलर डिजीज़ को ब्रॉडली देखा. होप यू enjoyed. Make sure to like and subscribe our channel. Thank you.